5 साल बाद ईटन बार में खाली शीर्ष मंजिल पर एक गलियारे में निंगक्षी कुछ निवेशकों के साथ जाने के लिए पूरी रात शराब पीती रही। तेज सिरदर्द के साथ वह शांत होने के लिए एक साफ और शांत जगह ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चांग ली उसका पीछा करेगा। वह उससे निपटने के लिए केवल अपनी हिम्मत जुटा सकी। सिस्टर चांग, क्या आप कुछ कहना चाहती? निंगक्षी, मुझे आपसे पूछना है, क्या आपने लैंड अंडर हेवन में मुख्य महिला भूमिका के ऑडिशन के लिए पंजीकरण कराया था? हो क्यों? आपको कल जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि चांग ली उनकी मैनेजर थी, लेकिन वह उन्हें इस भूमिका के लिए ऑडिशन देने से रोक रही थी, जिसके लिए सभी प्रमुख मनोरंजन कंपनियों दौड़ रही थी। निंगक्षी इस बात से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुई और केवल अपनी भौहें ऊपर उठाकर पूछा, कारण? आप मेरी पीठ पीछे गए और खुद ही अभिनय किया, और आप अभी भी मुझसे इसका कारण पूछने का साहस कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते थे कि कंपनी ने पहले ही निंग ज्वेलुओं के लिए ऑडिशन की व्यवस्था कर दी है? इससे कोई टकराव नहीं दिखता कंपनी की व्यवस्था। निंगक्षी उसे देखकर मंद-मंद मुस्कुराई। निंग ज्वेलुओं ने तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए बुलाया? मुझे मत बताओ कि उसे डर है कि मैं, एक छोटे समय की अभिनेत्री जिसका नाम भी नहीं पता, उसकी भूमिका छीन लूंगी। आपको लगता है कि आपके पास ज्वेलुओं की भूमिका छीनने की क्षमता है? आप अभी भी अपने सपनों में बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अपने प्रयासों को बर्बाद मत करो। निंग परिवार ने इस फिल्म में 30 मिलियन का निवेश किया है। ज्वेलुओं पहले से ही सुरक्षित रूप से बैठा है यह भूमिका। तो फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? चूंकि आप मेरे कलाकार हैं, आपको मेरी व्यवस्थाएं सुननी होंगी। चांग ली ने ऐसे कहा मानो ऐसा ही होना चाहिए। हे, तो बहन चांग अभी भी जानती है कि मैं आपके अधीन एक कलाकार हूँ। निंगक्षी, मेरे पास तुमसे झगड़ा करने का समय नहीं है, क्योंकि तुम बात मानने से इनकार कर रही हो, इसलिए बल प्रयोग करने के लिए मुझे दोष मत दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, निंगक्षी को पीछे से एक जोरदार झटका लगा। अचानक उसे पकड़कर कोने में बने स्टोर रूम में धकेल दिया गया और उसका फोन भी छीन लिया गया। एक धमाके के साथ दरवाजा जोर से बंद हो गया। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट धीरे धीरे दूर हो गई। यह जानते हुए कि चिल्लाना बेकार है, निंगक्षी चुप रही। दरवाजे के सहारे झुकते हुए वह उदासीन भाव के साथ फर्श पर फिसल गई। जब उसने पहली बार कंपनी में प्रवेश किया था, तब भी निंग ज्वेलुओ खुद को नियंत्रित करने में सक्षम थी और केवल चांग ली से ही उसके लिए कुछ खलनायक भूमिकाओं की व्यवस्था की। हालांकि वह साहसी होती जा रही थी और बहुत आगे तक जाने लगी थी। वह इतनी निम्न स्तर की युक्ति भी फेंकने में सक्षम थी। अगर इस बार उन्हें रोल नहीं मिला तो उन्हें स्टारलाइट एंटरटेनमेंट छोड़ने का रास्ता ढूंढना पड़ा। उसके गंदे विचारों के बीच एक छोटी सी आवाज उसके कानों तक पहुंची। क्या वहां कोई चूहा था? निंगक्षी ने आवाज की दिशा का अनुसरण किया और ऊपर देखा और दंग रह गई। उसने बक्सों के ढेर के पीछे एक छोटे लड़के को देखा। वह छोटा लड़का लगभग 4 या 5 का लग रहा था। वह एक बारीक नक्काशीदार जेड टुकड़े की तरह दिखता था, सफेद, मुलायम, एक छोटे से जूड़े की तरह। वह इस समय कांप रहा था और कोने में छिपा हुआ था। उसकी काली आंखों में एहतियात और सतर्कता भरी हुई थी। ओह, बार के स्टोर रूम में कोई बच्चा क्यों होगा? कोई ग्राहक इतना पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चे को बार में ले आए, है न? अरे छोटे बन, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम छुपकर आए थे? क्या तुम्हें भी यहाँ किसी ने बंद कर दिया था? क्या आप मिठाई खाते हैं? आधे दिन तक उससे पूछताछ करने के बाद बच्चा चुप रहा, लेकिन और भी अधिक कांपने लगा, जैसे कि वह कोई डरा हुआ छोटा जानवर हो। अंततः निंगक्षी ने बोलना जारी रखने की जहमत नहीं उठाई। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इस प्रकार उनमें से 2 वयस्क और बच्चे ने शांति से एक एक कोने पर कब्जा कर लिया। इसी समय उनके ऊपर का प्रकाश बल्ब तेजी से चमका, फिर बुझ गया।
अंधेरे में निंगक्षी को अस्पष्ट रूप से बकबक की आवाज सुनाई दी। कुछ देर ध्यान से सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह दांतों के किटकिटाने की आवाज के समान थी। निंगक्षी न चाहते हुए भी हंसी और छोटे बन की ओर मुड़कर बोली, अंधेरे से डर लगता है? बकबक की आवाज तेज होने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकी। ओह, वह इतना कायर कैसे था? निंगक्षी ने अपने नितंबों को थपथपाया और खड़ी हो गई, फिर छोटे लड़के की ओर चली गई।